हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी मैं हूं अरुण गुप्ता सर के पास, जिन्होंने यूपीएससी के 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए हैं और 5 टाइम्स प्रीलिम्स क्लियर किया है। सर के जो अटैम्प्ट थे वो कंप्लीट हो गए थे, तो सर का फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ है। सर से बात करेंगे कि उनकी उस टाइम स्ट्रैटेजी क्या थी और सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब वो क्या कर रहे हैं। तो इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी क्वारीज रहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपका जब 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? देखिए, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो हमेशा वंडरफुल है। देखिए, 5 लोग आपके पैनल में बैठते हैं, उससे पहले आप प्रिपेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अरुण गुप्ता और आई हैव अपीयर्ड इन यूपीएससी इंटरव्यू थ्राइस। इसके अलावा मैंने 5 बार यूपीएससी के मेंस भी दिए हैं। तो आज ये आए हैं देवेंद्र जी स्टूडेंटों से। तो आइए आपको मैं अपने स्टडी का प्रोसीजर दिखाता हूँ, थोड़ा सा अपना रूम का टूर देता हूँ और बताता हूँ कि क्या चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। जी सर, ओके। ठीक है, आइए देवेंद्र, लेट्स। तो ये है मेरा स्टडी स्पेस, ठीक है। और अभी स्टडी के साथ साथ जो मैं गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को, उसका स्पेस भी यही है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल था मेरा ज्योग्राफी, तो सबसे ज़्यादा तो मैंने ज्योग्राफी की बुक्स रखी हुई हैं। ऑप्शनल फोकस्ड होता है सबसे ज़्यादा, तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप जितने ज़्यादा बुक्स, ज़रूरी नहीं है हर बुक को पूरा पढ़ा जाए, बट जिस बुक में जो टॉपिक है आपको वहाँ से वो पढ़ना इज़ ईजी, ठीक है, और उससे ही आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा जीएस के लिए मेरे पास सारी बेसिक बुक्स हैं, बट मैक्सिमम तो जो जीएस है दैट आई डिड फ्रॉम माय ओन नोट्स। मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करता था, क्योंकि जीएस में जो है करंट का इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए आपको एक थोड़ा सा अपने नोट्स की एक वो दिखाता हूँ, ठीक है। बेसिकली करंट है, और क्योंकि मैं अपने लिए ही बनाता था तो बहुत रिफाइंड नोट्स की ज़रूरत नहीं है, क्रिस्प नोट्स हमें बहुत हेल्प करते हैं। छोटे छोटे नोट्स अगर लिखते हैं तो उसको हम प्री में, मेंस में यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी हर बार हम बुक नहीं पढ़ सकते हैं, हर बार हम इंटरनेट को रेफ़र नहीं कर सकते हैं हर छोटी चीज़ के लिए। तो जब भी कोई अच्छा पॉइंट मिलता है तो उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो इट हेल्प्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ मोटिवेशनल बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है, टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। देखिए, प्रिपरेशन लंबी थी, आई प्रिपेयर्ड फॉर 6 ईयर्स। एटलीस्ट जो फर्स्ट अटैम्प्ट में भी करते हैं वो 1.5-2 साल प्रिपेयर करते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को मोटिवेटेड और डेडिकेटेड रखना। तो उसके लिए कुछ बुक्स हैं, जैसे बियॉन्ड गुड एंड इविल है। इसके अलावा भी मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, मैंने विवेकानंद जी की बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टीव जॉब्स पढ़ा है मैंने। सो ये चीज़ें ऐसा होता है कि आपको इंस्पायर करती हैं कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखेंगे और कैसे मूव ऑन करते रहेंगे इवन आफ्टर सम फेलियर्स ऑल्सो, क्योंकि इन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि इट इज़ अ फेलियर, इट इज़ अनदर चांस टू बिल्ड अगेन, ठीक है। और फिर इसके अलावा हम देखिए, इंटरनेट तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर हम सिलेबस का कोई भी टॉपिक देखेंगे और अगर हमें वो बुक में या इंटरनेट न्यूज़पेपर पे कहीं नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, उसको सर्च करेंगे और उसके बारे में कुछ नॉलेज ले लेंगे। क्योंकि यूपीएससी कोई डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा डायरेक्ट सिलेबस से, दे विल बी आस्किंग समथिंग रिलेटेड टू द सिलेबस, जिसमें वो क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे कि ये चीज़ है, वन थिंग इज़ देयर, तो यू नीड टू एनालाइज इट। और एनालिसिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, राज्यसभा के वीडियोज़ हैं, द बिग पिक्चर के वीडियोज़ हैं, वो देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ टीचर्स हैं, उनको आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर एनालिसिस। और द हिंदू न्यूज़पेपर है या इंडियन एक्सप्रेस है, जो भी आप पढ़ते हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, ये बुक है लेक्सिकन, अभी मैं पढ़ रहा हूँ GS 4 एथिक्स के लिए, ठीक है। तो ये अभी तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूँ, ठीक है। और अभी मैंने स्टार्ट किया इसको। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था सर? ये मेरा नाम अरुण गुप्ता है, मैंने M फार्मा किया है, हिसार हरियाणा से, ठीक है। उसके बाद मैंने बैंक में जॉब किया और SSC का मैंने CGL क्लियर किया और मेरे को जॉब मिली थी प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम्स में। और उसके बाद मैं यूपीएससी के लिए ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। बैंक की जॉब मैंने कुछ 2 साल करने के बाद छोड़ दी थी और 1 साल कस्टम की जॉब करने के बाद मैंने छोड़ दी थी। ओके। और 2014 से मैं कंटिन्यूसली इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके। सो सर आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, जब से आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था और आपके 6 अटैम्प्ट टोटल कंप्लीट हो गए हैं, तो आपने 5 टाइम्स प्रीलिम्स क्लियर किया, 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए, तो वो जर्नी बताइए कि कब कैसे किया? जब मैं बैंक में था तो आई गॉट इंस्पायर्ड। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं बैंक में था तो इलेक्शन ड्यूटी लगी थी हमारी एक बार, तो उस टाइम में DC की पावर से थोड़ा इंप्रेस हो गए। देखिए, सीधी सी बात है, एक IAS है तो कोई भी, तो अच्छा लगा कि हाँ उनसे मिले, अच्छा लगा, तो थोड़ा इंस्पिरेशन मिला। सो फिर आफ्टर दिस मैंने जब प्रिवेंटिव ऑफिसर की
जॉब छोड़ी कस्टम में, तो मैं 2014 से कंटिन्यूस यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर बाकी ऑल 5 अटैम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में देखिए 15 और 16 वाले अटैम्प्ट्स में मेंस क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। शुरू में हमें पता भी नहीं होता कि कैसे लिखना है। हम क्या करते हैं, जाते हैं और उन 3 घंटों में क्या रहता है कि बस पेपर पूरा कर दो, ठीक है। जब मेंस लिखते हैं तो ये होता ही नहीं है कि अच्छा लिखना है, क्या लिखना है। उसके बाद लास्ट 3 अटैम्प्ट्स में मैंने मेंस भी क्लियर किया। थोड़े कुछ इश्यूज़ थे डेफिनेटली, तो नहीं हो पाया, बट आई एम हैप्पी राइट नाउ। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये जर्नी है, लंबी है, एग्रीड, बट बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली जर्नी है। यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स वाइल यू आर प्रिपेयरिंग। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नॉलेज वाइज स्ट्रॉन्ग होते हो, आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हो। टाइम्स आते हैं जब लगता है कि चलो छोड़ो, इतनी प्रिपरेशन कर ली, अब भी नहीं हो रहा है, बट नहीं, जो मोटिवेशन है वो आपको हमेशा रखना पड़ता है, आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि देखो आज इतनी नॉलेज है मेरे पास कि मैं कुछ भी करूँगा, ठीक है, अगर टीचिंग या कुछ भी, और स्टूडेंट्स को अगर गाइड करूँगा तो बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प मिलेगी। सो ये मेरा मोटिवेशन फैक्टर बेसिकली नॉलेज था। हर बार जब हम मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ हमारे अंदर आती है, एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आता है। इंटरव्यू पैनल को फेस करना, देखिए जब आप फर्स्ट टाइम जब प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तो यही रहता है कि इंटरव्यू पैनल को एक बार फेस कर लेंगे तो बहुत एक बड़ी चीज़ लगती थी कि हाँ चलिए इंटरव्यू पैनल को फेस किया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो अपना एक जो टारगेट है वो चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। तो फाइनल टारगेट तो देखिए सिलेक्शन ही था हमेशा से, बट ठीक है नहीं हुआ, लेकिन नॉलेज गेन की वो अब आज भी हमें हेल्प करती है। अच्छा सर, जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते थे, फिर मेंस भी क्लियर कर लेते थे, जब आप इंटरव्यू देने के बाद आपका इंटरव्यू का रिजल्ट भी फाइनल नहीं आता था, तो उस टाइम का जो प्रेशर था वो अगली प्रिपरेशन के लिए कैसे मेंटेन करते थे? देखिए बेसिकली होता तो देखो आपको पता है, जब फाइनल रिजल्ट आता है और उसके 1-1.5 महीने के अंदर अंदर प्रीलिम्स हो जाता है, ठीक है। और जिस दिन जैसे 17 वाला फाइनल रिजल्ट आया तो फर्स्ट इंटरव्यू था, तो ठीक है बुरा लगा, थोड़ा हार्ट ब्रोकन थे, लेकिन ये दिख रहा था चलो इस बार हमने इंटरव्यू तक कैरी किया। जैसे हर बार क्या होता था, एक स्टेप आगे, 14 में प्री नहीं क्लियर हुआ, 15 में जब प्री क्लियर हुआ तो अच्छा लगा, चलो एक स्टेप हम आगे गए। चलो मेंस क्लियर नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये लगा कि चलो इस बार हम एक स्टेप आगे गए तो नेक्स्ट टाइम हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। और 17 में जब मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू दिया, तो चलो फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। इस बार इट वाज डिसहार्टनिंग थोड़ा सा, बट ऐसा था कि चलिए कोई बात नहीं, इस बार हम एक स्टेप और आगे आए तो हम फाइनली हम इसमें पहुंच जाएंगे। फाइनल देखिए जब 19 का अभी, क्योंकि कोविड वगैरह सिचुएशन हो गया था, इंटरव्यू भी थोड़े पोस्टपोन हो गए थे, इंटरव्यू जुलाई में हुआ और इंटरव्यू ख़त्म होते ही 4 दिन में रिजल्ट आ गया। तो देखिए दैट वाज थोड़ा सा सेटबैक, थोड़ा बुरा लगा, बट ये था कि उस टाइम तक ये था कि मैं लास्ट ईयर से बच्चों को थोड़ा गाइड करता हूँ, तो उस टाइम तक मेरा वो बन गया था, टेम्पो बन गया था कि चलिए ठीक है, पेस बन गई थी कि हाँ आई कैन डू दिस, मैं इस फील्ड में आगे अपने करियर को बना सकता हूँ। तो इसलिए फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एस्पिरेंट कह सकते हैं उनको, कि जो मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू लिखते हैं, फिर एक बार दोबारा से इंटरव्यू देने के बाद आते हैं तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता। लेकिन सर आपका जब 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? देखिए इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो हमेशा वंडरफुल था। देखिए 5 लोग आपके पैनल में बैठते हैं, उससे पहले आप प्रिपेयर करते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ भी देते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स में। और जो मॉक इंटरव्यू वाले लोग होते हैं वो भी बहुत मतलब समझदार मान लीजिए, आप बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। उनसे इंटरेक्ट करने से ही आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डेवलप होती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ चलिए ठीक है मेरा ये है। और क्वेश्चंस जो उनसे पूछे जाते हैं बेसिकली इंटरव्यू में, वो कोई बहुत हाई फाई या टॉप के ऐसे नहीं होता कि बहुत ही हाई फाई या डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे आर अबाउट योर जनरल लाइफ। वो आपको देखना चाहते हैं कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अगर कल को IAS बनते हैं, ठीक है, DC या कोई भी सर्विस में आते हैं, सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो क्या आप इस चीज़ को, प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? क्या आपने लाइफ में ऐसा कुछ किया है अपनी लाइफ में? जैसे मेरा रिसर्च बेस था, ठीक है, तो मुझे इंटरव्यू में हर बार बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं सिर्फ इस वजह से कि मेरा बेस था रिसर्च। मास्टर्स M.Pharma में मैंने रिसर्च किया, तो वो मेडिसिन के रिलेटेड रिसर्च के बारे में पूछते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि इंटरव्यू में ज़रूर आपसे वो चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि बी मोटिवेटेड ऑलवेज, कि ठीक है नहीं भी बाई चांस होता है। देखिए मेरा प्रिपरेशन 6 साल लॉन्ग था, कुछ लोगों का 6 साल में प्रीलिम्स भी नहीं होता है, कुछ लोगों का 6 साल में 2-3 बार मेंस होता है, 2-3 बार प्रीलिम्स होता है, बट डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए एट द एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, ठीक है। हमेशा क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एंड पे पहुँचे, आपको मंजिल मिले तो ही जर्नी सक्सेसफुल है। जर्नी है बहुत वो है, नॉलेजेबल है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो जस्ट कीप मूविंग, ठीक है, और अपनी मेहनत पे थोड़ा भरोसा रखें और मेहनत करें, ओके, ठीक है। सो सर जैसे कि 6th अटैम्प्ट थे और एज का भी काफ़ी मतलब ध्यान रखना होता है, तो सर जो स्टूडेंट्स कम एज से कर रहे हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, तो उनको किस तरीके से मेंटेन करके अपनी स्टडी या UPSC के लिए जाएँ वो?
जिनका एज का इशू रहता है। देखिए एज है, जैसे जनरली स्टूडेंट्स आ जाते हैं, अभी तो मैं देखता हूँ जो अपनी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं 19, 20, 21 साल में। अभी मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो 20 साल की एज में हैं, जो इस साल अपीयर भी नहीं हो पाएंगे 21 में, 22 में अपीयर होना चाहते हैं, और एक स्टूडेंट मेरा जो है 23 में अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है अभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अर्ली कमर्स के लिए है। ठीक है, आई स्टार्टेड एट 26। ठीक है, मैंने 4 साल पहले जॉब की थी मास्टर डिग्री के बाद, और फिर मैंने स्टार्ट किया। तो लोग ऐसे भी हैं जो 26, 27, 28 पे स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास 29 में स्टार्ट किया, 2 साल या 3 साल बचे हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि उनको भी फोकस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी अटेम्प्ट्स के बारे में नहीं है। ठीक है, हो सकता है अगर आपने अच्छे से मेहनत की, थोड़ा सा देखिए लक फैक्टर रहता है, अगर आपका लक थोड़ा सा साथ देगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ गुड इनफ। बहुत लोग हैं ऐसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं। ठीक है, सेकेंड, थर्ड अटेम्प्ट, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है और आपको लिखने का तरीका बेटर आ जाता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छठे अटेम्प्ट में आपको बेटर रहेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ ऑलवेज द बेस्ट अटेम्प्ट। अगर आप पहला अटेम्प्ट अपना फुल उससे देंगे, तो जैसे अभी अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है मान लीजिए, तो आई वुड सजेस्ट कि वो 21 नहीं 22 का दें। ठीक है, इस टाइम पे अगर कोई स्टार्ट करे, क्योंकि देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जितने विगर से तैयारी कर सकते हैं उतने आप सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में तैयारी, आपका नॉलेज बढ़ जाता है, बट जो तैयारी करने का जो विगर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सो ठीक है, अगर आप 21 में भी देना चाहते हैं तो अपना फाइनेस्ट अटेम्प्ट दीजिए, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जो है। तो यही कहना चाहूँगा सभी को, चाहे वो कोई 28, 29 में आ रहा है, चाहे वो 21, 22 में आ रहा है। हाँ, सो सर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे? देखिए जनरली देखिए जब ऐसा होता है कि लंबी स्टडीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म, मैंने इतना लंबा प्रिपेयर किया, तो ऐसा नहीं था कि हर दिन मैं 10-12 घंटे कंटिन्यूस पढ़ पाता था। देखिए थोड़ा कभी कभी सेटबैक्स भी आते थे, कभी कभी मन भी नहीं करता था कि इतना लंबा नहीं पढ़ पाएंगे या थोड़ा, और तो बेसिकली देखिए होता है कि मैं जनरली एक टाइम टेबल फॉलो करता था। 6 दिन अपना पूरा अच्छे से पढ़ो, 7th डे अपने लिए रखो, फुल डे नहीं। जनरली क्या 6-7 घंटे जैसे दिल्ली में रहते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा बाहर निकल गए, है ना। जैसे 5 घंटे 6 घंटे में जनरली क्या करता था, कभी या मूवी देख ली। ठीक है, थोड़ा सा इतना रिलैक्स करना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी दिन जनरली मेरा ये रहता है बिफोर प्रीलिम्स 8-10 घंटे ऑन एन एवरेज। आफ्टर प्रीलिम्स देखिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम बड़ा क्रूशियल होता है, तो लाइक 12-13 घंटे तक मैं जनरली लाइब्रेरी जाता था। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे लाइब्रेरी पहुंच गए, 12-1 बजे तक लाइब्रेरी में रात को बैठे हैं। ठीक है, आए रूम पे मेरी स्टडीज़ थोड़ी कम होती थी। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो रूम पे पढ़ना चाहते हैं, बट मैं जनरली लाइब्रेरी पहुंचा सुबह 7-7:30 बजे, रात को 12-1 बजे तक अपना लाइब्रेरी में रहे, आए और सो गए, बस सुबह उठा सीधे चले गए। तो जनरली ये होता है प्री और मेंस के बीच में 13-14 घंटे तक चली जाती थी। लेकिन हाँ, वीकली ऑफ मैं हाफ डे ज़रूर लेता था ताकि अपने आप को रिफ्रेश कर सकें। ठीक है, वो थोड़ा ज़रूरी है। लॉन्ग प्रिपरेशंस में रहता है कि आपको थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी होता है, तो मेरा यही रहता था। और सभी को मैं थोड़ा सा कहूँगा भी कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह स्टडी पे ही 100% फोकस करें, तो क्या होगा कि मोनोटनी आ जाएगी, है ना, तो मज़े नहीं आएंगे। देखिए प्रिपरेशन को थोड़ा सा इन्जॉय करना ज़रूरी है। मैंने अपने प्रिपरेशन को देखिए बहुत इन्जॉय किया। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरे को थोड़ा शौक था कि कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है। और यूपीएससी में देखो मेरा साइंस बैकग्राउंड था। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, मेरे को ना पॉलिटी का पता था, ना ज्योग्राफी का पता था, कुछ नहीं पता था। थोड़ा इकॉनमी पता था क्योंकि बैंक में जॉब की थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पता था। अब आज अगर देखें तो मेरे को बहुत सारी नई चीज़ों का पता है। ठीक है, 10th तक हमने जो पढ़ा हम सब भूल जाते हैं। 11वीं से लेकर जब हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रहता है कि आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए कि आपने करना क्या है ना, और डिफरेंट सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे के अपना नॉलेज बेस बढ़ाइए, तभी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ऑड्स थोड़े से लोगों को लगता है कि 5 लाख लोग प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ 1000 लोग बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं उनके लिए ये अच्छा फील्ड है। सर आपने स्ट्रैटेजी तो हल्की फुल्की इसी में कवर कर दी टाइम टेबल में, अगर और थोड़ा बहुत बताना चाहते हो तो बता सकते हो। हाँ, देखिए बेसिकली क्या है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है। ऐसा नहीं प्रिपेयर करना कि प्री के लिए मैं अलग से प्रिपेयर करूँगा, मेंस के लिए अलग से प्रिपेयर करूँगा, फिर इंटरव्यू के लिए अलग से। देखिए सबसे ज़्यादा अभी स्पेसिफिकली जब 2013 से जब से सिलेबस चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, उसके बाद जीएस जनरल स्टडीज़ पे फोकस बहुत बढ़ गया है। ठीक है, हाँ, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा है और एथिक्स जिसको हम मान सकते हैं कि मेन स्पेसिफिक है। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसको इंटीग्रेटेड पढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने हिस्ट्री पढ़ी तो सिर्फ इस भाई प्री से पहले मैं प्री के उसमें पढ़ूंगा और प्री के बाद मैं मेंस के लिए पढ़ूंगा। फिर क्या होगा, ये जो विशियस साइकिल है इसमें फंस जाते हैं। प्री क्लियर हुआ, मेंस बाई चांस क्लियर नहीं हुआ तो अगले साल फिर से प्री के लिए तैयारी।
ठीक है। और फिर वही फिर प्री के बाद जो 100 दिन बचते हैं, इस बार तो चलो 80 डेज़ है, लेकिन अगर 100 डेज़ बचते हैं उसमें फिर से मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। बाई चांस मेंस क्लियर नहीं हुआ तो फिर से वो 6 महीने प्री, 2 महीने मेंस, वो चलता है। अगर बाई चांस किसी का मेंस क्लियर भी हो जाता है, जैसे मेरा हुआ, और इंटरव्यू के बाद तो सिर्फ 1.5 महीना बचता है। तो मैंने ऐसे बहुत से लोग भी देखे हैं जिनका 15 में मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू दिया, लेकिन 16 का प्री भी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि 1.5 महीना ही बचा था और उस ड्यूरेशन में उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की। उन्होंने उस ड्यूरेशन में सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। तो इंटीग्रेट रखिए प्रिपरेशन को, तीनों चीज़ों को एक साथ बना के रखोगे। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि प्रीलिम्स क्लियर किए होंगे, मेंस भी लिखे होंगे, तो सर आपने क्या गलतियां की कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया? क्योंकि सर आपने 5 टाइम्स प्रीलिम्स क्लियर किया है और कहीं ना कहीं 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए। देखिए मेरा ऐसा था कि फर्स्ट 2 टाइम्स में जब मैंने मेंस दिया, ठीक है, तो आई हैड नो आइडिया, सच बता रहा हूँ, मेरे को नहीं लगा। 10,000 लोग अगर मेंस देते हैं तो 5,000 बच्चों को कुछ नहीं पता होता। उनको नॉलेज होती है, ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं होती, लेकिन उनको मेंस का आइडिया नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि कैसे आंसर लिखना है, ठीक है। और बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। नॉलेज हर किसी को होती है, जिसने इस प्रिपरेशन में 1.5-2 साल लगाए हैं उन सबको पता होता है। क्वेश्चन यूपीएससी ऐसा नहीं पूछती है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा, आपको पता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई भी एक जैसे एमजी नरेगा पे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया यूपीएससी ने, ठीक है, तो एमजी नरेगा के बारे में जिसने मतलब प्रिपरेशन की उसने एमजी नरेगा ज़रूर पढ़ा है, लेकिन लिखने का स्टाइल, ठीक है, आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर देना है, ठीक है, आपको पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करना है कि ये पॉइंट है, यहाँ पे है, ठीक है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी देखिए GS3 में मेरा स्कोर थोड़ा कम रहा, ठीक है। अब देखिए रीज़न तो मैं यही बता सकता हूँ कि राइटिंग में ही इशू रहा होगा, क्योंकि देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कहीं नॉलेज बेस में कोई इशू रहता है। देखिए इतने टाइम प्रिपेयर करने के बाद नॉलेज तो जो 1.5-2 साल भी ढंग से प्रिपेयर करता है उसको रहता है। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। सजेशन यही रहेगा कि डेली कोशिश कीजिए, जब आप प्रीलिम्स की भी प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक इस बार के लिए अगर मैं बात करूँ तो जून में प्रीलिम्स है 2021 में, तो आप मार्च तक कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन डेली लिखें 4 पेपर्स में से, ठीक है। तो 100 डेज़ हैं मार्च से पहले, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन अगर आप लिख के बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपने सिर्फ लिख दिया, नहीं, उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, 20वां जब क्वेश्चन आप लिखेंगे 20 दिन बाद, तो आप देखिए कि पहले क्वेश्चन में मैंने यही एक्स्ट्रा गलतियाँ की थी, यहाँ आके मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किए, ठीक है। तो उन चीज़ों पे फोकस किया जा सकता है। ओके सर, लास्ट में कोई सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं? देखिए आज के टाइम पे कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, आप फोकस्ड प्रिपरेशन कीजिए, सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। देखिए एक इशू आता है स्टूडेंट्स के साथ कि मान लीजिए यूपीएससी ने एक फिक्स सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि उस सिलेबस को डिकोड करना भी थोड़ा इशू रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जितना सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि हर डाटा याद होना चाहिए, हर चीज़ याद होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। इंटरनेट का ज़माना है, कल को आप जब डीसी बनेंगे या कोई भी सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपके पास सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, आपके पास डाटा होगा। तो यूपीएससी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती आप हर चीज़ याद रखें, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनाइए और सिलेबस के हर पॉइंट को टिक कीजिए और बहुत एक्सेस में मत पढ़िए। रिवीजन ज़रूरी है। ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं, उसको रिवाइज नहीं कर पाते, फिर क्या होता है वहाँ पे बहुत ही जेनरिक से बेसिक पॉइंट लिख पाते हैं। थोड़ा स्पेसिफिक पढ़िए और स्पेसिफिक लिखिए, है ना। हाँ, सो सर आपका जब अभी सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनली, अब आप क्या कर रहे हो अपने मतलब कल लाइफ को कंटिन्यू करना? बेसिकली देखो, अब अगर नॉलेज गेन की है तो नॉलेज को डिसेमिनेट करना है, आगे लोगों को देना है, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या है, आई एम गुड एट कोचिंग, ठीक है। लास्ट ईयर भी जब मैं खुद देता था तब भी मेरे कुछ फ्रेंड्स के ब्रदर वगैरह जिन्होंने 5-6 साल मेरे से छोटे हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, वो करते थे मेरे से, मतलब गाइडेंस लेते थे, भैया ये कैसे करना है। तो बेसिकली मैं अभी भी वही काम कर रहा हूँ। मैं अनअकैडमी का एक कोच प्रोग्राम है, उसमें मैं इनरोल्ड हूँ एज ए कोच। तो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ और यही सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली। देखिए मटेरियल है और अनअकैडमी आपको हर चीज़ दिखा रहा है, ठीक है, आपके पास सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कितना पढ़ना है, ठीक है, आंसर लिखना कैसे है। अब मैं स्टूडेंट्स को क्या करता हूँ, आंसर दे देता हूँ, एक क्वेश्चन डेली, जो मैंने बताया वही सेम स्ट्रेटेजी, ठीक है। सबको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ रोज़, वो लिख के भेजते हैं, उनको इवैल्यूएट कर देता हूँ, हाँ जी इसमें ये इशू आ रहा है। तो बेसिकली यही रहता है कि अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, जैसे मैंने एक आंसर राइटिंग की क्लास भी ली, ठीक है, तो उसमें बच्चों ने सबसे पहले एक चीज़ बोला, सर डर लगता है आंसर लिखने से, ठीक है। सच्चाई है ये। मैंने जब प्रिपेयर किया, मैं बोल रहा हूँ आपको 15 में जब मैंने मेंस भी दिया तो मेरे को बहुत डर लगता था, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, सीधा चला गया, या बहुत कम प्रैक्टिस की और मेंस देने चला गया सीधा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। डर लगता है, डर देखिए बहुत
वो कॉमन है कि इतनी बड़ी प्रिपरेशन में आपको डर लगना इस जायज़ है। मैं किसी को डर लगता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डर लगना गलत है, ठीक है। बट आप एक काम कीजिए, डर को भगाइए और लिखना शुरू कीजिए। क्या लिखोगे? ख़राब लिखोगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। अभी आज फेल नहीं हो रहा है, कोई आपको पेट नहीं रहा, ठीक है। कोई जा क्या बोले, हाँ जी इसमें थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, किसी से गाइडेंस अगर मिल रही है, ठीक है, तो क्या बोले, हाँ जी यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव कर लो, यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव कर लो। खुद इंप्रूवमेंट भी होती है और किसी के सजेशन से भी होती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेहनत कीजिए राइट डायरेक्शन में और डरना नहीं है। देखिए प्रिपरेशन अगर आप आज डरोगे, कल को आप जब सिविल सर्वेंट बनोगे तो कैसे उस चीज़ को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन इज़ ऑल अबाउट हैविंग नो फियर्स एंड गोइंग फॉरवर्ड। हमेशा आगे मूव करते रहिए और ऐसा नहीं है कि पीछे जो पढ़ा उसको भूल जाओ, कीप रिवाइजिंग, ठीक है। रिवीजन के साथ मूव करते रहिए और यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो, ठीक है। आज के टाइम पे हर चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासरूम में ही जाके पढ़ें, ठीक है। ऑनलाइन आप अपनी पढ़ाई कीजिए, इंटरनेट के थ्रू, अनअकैडमी के थ्रू अपनी क्लासेस लगाइए, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे आप आइकॉनिक प्रोग्राम में कोचेज से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी सारे के सारे जो आपके वो हैं क्वेरीज हैं वो सॉल्व किया जा सकता है। यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट के लिए सुनहरा मौका अनअकैडमी लेकर आया है इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल, जो कि बिल्कुल फ्री है, जहां आप कॉम्पीट कर सकते हो इंडिया के लाखों एस्पिरेंट के साथ। अगला क्विज 20 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो बिना देरी के इनरोल करें, बिल्कुल फ्री, और पाएं जीतने का मौका 1 मंथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन या उसी के दाम का अमेजॉन वाउचर्स। अनअकैडमी कॉम्बैट एक ऐसा चैलेंज है जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हो। इसमें आपको बेस्ट क्वेश्चन के सेट बेस्ट एडुकेटर के द्वारा तैयार किए हुए मिलेंगे। क्विज के बाद इनका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। अगर आप क्विज लाइव देते हो तो आपको आपकी रैंक भी जानने को मिलेगी। इसमें आपको 45 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस के 6 राउंड होंगे, जिसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे। ये हर अल्टरनेटिव संडे को होगा। इसमें एनरोल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, देन यूपीएससी सीएसई गोल सेलेक्ट करना होगा, देन दोबारा से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना होगा और मेरा कोड स्टूडेंटो अप्लाई करना होगा बिल्कुल फ्री में एनरोल करने के लिए। तो फील करें द रियल कंपटीशन ऑफ यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट। तो बिना देरी के अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए एनरोल करें। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना टाइम दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।